दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है एस्केप रूम। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक रूम में फंसा हुआ होता है। ये लड़का रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि अगर टाइम से ये रूम से बाहर नहीं निकला तो इसी कमरे में इसकी मौत हो सकती है। इसके बाद कहानी 3 दिन पीछे चली जाती है जहाँ शिकागो शहर में हम कहानी के अलग अलग कैरेक्टर से मिलते हैं। इनमें सबसे पहले हम जोई को जो एक क्वांटम फिजिक्स की स्टूडेंट होती है। जोई एक इंट्रोवर्ट लड़की होती है जिस वजह से उसका टीचर उसे समझाता है कि उसे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए। वहीं हम कहानी के अगले कैरेक्टर बेन से मिलते हैं जो एक ग्रोसरी स्टोर में स्टॉक बॉय का काम करता है, पर वो कैशियर की जॉब करना चाहता है लेकिन उसकी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से उसका बॉस उसे कैशियर की जॉब नहीं देता है। तीसरे नंबर पर हम जेसन को देखते हैं जो एक स्टॉक ब्रोकर होता है। जेसन अपने काम में बहुत अच्छा होता है जिस वजह से अपने साथियों में वो फेमस होता है। अब इन तीनों को अपने फेवरेट पर्सन की तरफ से एक गिफ्ट आया होता है जिसमें इन्हें एक बॉक्स मिलता है। इन बॉक्सेस को खोलना इतना आसान नहीं होता है लेकिन किसी तरह ये तीनों उन बॉक्सेस को खोल लेते हैं जिसमें इन तीनों को एक कार्ड मिलता है जो कि एस्केप रूम के लिए इनविटेशन होता है। इस कार्ड में लिखा होता है कि अगर वो इन एस्केप रूम से निकल जाते हैं तो कंपनी इन्हें $10,000 का इनाम देगी। इस प्राइज मनी को जीतने के लिए तीनों एस्केप रूम में जाने का मन बना लेते हैं। जब ये तीनों उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ इनकी मुलाकात और 3 लोगों से होती है जिनमें से एक माइक होता है जो कि एक ट्रक ड्राइवर है और दूसरी एक लेडी होती है जिसका नाम अमेंडा होता है। अमेंडा एक सोल्जर होती है और तीसरे बंदे का नाम डैनी होता है जो कि एक प्रोफेशनल गेमर होता है। यहाँ सब लोग एक रूम में गेम मास्टर का वेट कर रहे होते हैं लेकिन काफी टाइम तक यहाँ कोई नहीं आता है तो बेन स्मोक करने के लिए बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के हैंडल को घुमाता है हैंडल टूटकर उसके हाथ में आ जाता है जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि गेम शुरू हो चुका है। यहाँ इन्हें दरवाजे पर एक कॉम्बिनेशन लॉक मिलता है जिसका पासवर्ड ढूंढने के लिए ये लोग क्लू ढूंढने लगते हैं। माइक को यहाँ एक किताब मिलती है जिसपे लिखा हुआ होता है फ़ारेनहाइट 451। तो जोई उस लॉक पर 451 सेट कर देती है। जोई के ऐसा करते ही कमरे की सीलिंग पर रेड लाइट जलने लगती है। दरअसल ये हीटिंग कॉइल्स होती हैं जिनकी वजह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अगर जल्दी से ये लोग बाहर नहीं निकले तो इसी रूम में सबकी मौत हो जाएगी। काफी खोजने के बाद इन्हें टेबल पर 6 बटन दिखती हैं जिन्हें दबाने पर उन्हें रूम से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये लोग जैसे ही उस रूम से बाहर निकलते हैं तुरंत बाद उस रूम में ब्लास्ट हो जाता है। अब उस रूम से निकलने के बाद ये लोग दूसरे रूम में आ जाते हैं जो लकड़ी का बना हुआ होता है और अंदर से बंद होता है। इस रूम के दरवाजे पर एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ होता है तो इसे खोलने के लिए सारे लोग पासवर्ड ढूंढने लगते हैं जो कि 7 अल्फाबेट का होता है। यहाँ बेन की नजर एक दीवार पर पड़ती है जहाँ लिखा हुआ होता है यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। तभी बेन को याद आता है कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ इसी गाने को गा रहा था और इस गाने में एक नाम आता है रेडोल्फ जो कि 7 अल्फाबेट्स का होता है। बेन जब लॉक पर रेडोल्फ को सेट करता है तो लॉक खुल जाता है जिसके बाद ये लोग उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। यहाँ हर तरफ बर्फ जमी होती है और मौसम काफी ठंडा भी होता है और इन्हें यहाँ पहाड़ भी दिख रहे होते हैं। इन पहाड़ों को देखने के लिए डैनी आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी वो किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाता है। दरअसल ये पहाड़ और बर्फ सब इल्यूजन होता है। डैनी उस सरफेस को टच करने लगता है जिससे वहाँ एक डक्ट खुल जाता है और ठंडी हवा अंदर आने लगती है जिससे यहाँ का मौसम और ठंडा हो जाता है और अगर जल्दी से ये लोग यहाँ से नहीं निकले तो जमकर इनकी यहीं पर मौत हो सकती है। तो यहाँ से निकलने के लिए वो क्लू ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ जेसन को एक दरवाजा मिलता है लेकिन इसे खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है तो ये लोग चाबी ढूंढने लगते हैं। यहाँ इन्हें सबसे पहले एक गर्म जैकेट मिलती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि गेम मास्टर 6 लोगों के बीच एक गर्म जैकेट देकर इन लोगों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि बारी बारी से सब लोग इसे पहनेंगे। सबसे पहले जैकेट जोई पहनती है। जोई को इस जैकेट में एक कंपास मिलती है जिसकी हेल्प से वो एक जमे हुए भालू के पास पहुंच जाती है और जब वो उस भालू के मुंह में हाथ डालती है तो वहाँ से उसे एक मैग्नेट मिलती है जिसे वो अपने साथियों के पास ले जाती है और यहाँ ये लोग मैग्नेट को फिशिंग रॉड की तार से बांधकर पानी के अंदर डाल देते हैं और यहाँ इन्हें एहसास होता है कि कोई भारी चीज इनकी मैग्नेट से चिपक गई है। ये लोग इस भारी चीज को ऊपर की तरफ खींचते हैं और देखते हैं कि लोहे की रॉड के बीच बर्फ का क्यूब जमा हुआ है और इस क्यूब के बीचों बीच एक चाबी है। इस चाबी को निकालने के लिए ये लोग क्यूब को तोड़ने लगते हैं लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी ये लोग इस क्यूब को तोड़ नहीं पाते हैं। यहाँ बेन के पास लाइटर होता है तो इस क्यूब को पिघलाने के लिए डैनी बेन से लाइटर लेने जाता है लेकिन तभी वहाँ की आइस टूट जाती है और डैनी पानी के अंदर चला जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज होता है जिस वजह से कोई भी डैनी को बचा नहीं पाता है। अब डैनी की मौत से सब लोग घबरा जाते हैं लेकिन यहाँ अब डैनी के साथ लाइटर भी बह गया होता है तो ये लोग
अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाते हैं और कई घंटों तक ऐसा करने के बाद ये लोग चाबी को निकाल लेते हैं। जेसन चाबी को दरवाजे के लॉक में लगाकर दरवाजा खुलता है, लेकिन फिर भी ये दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि ये दरवाजा नहीं होता है, बल्कि दरवाजा इन लोगों के पीछे होता है जो कि खुल गया होता है। तो ये सब लोग दरवाजे की तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन तभी यहाँ बर्फ टूटना स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि ये लोग पानी में गिरते, सब लोग दरवाजा पार कर लेते हैं और नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं। इस रूम में सब कुछ उल्टा होता है, यानी कि छत नीचे होती है और फर्श ऊपर की तरफ होता है। यहाँ जेसन को एक दरवाजा दिखता है जिसका हैंडल नहीं होता है, तो ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए इन्हें हैंडल ढूंढना होगा। यहाँ इन्हें पूल टेबल दिखता है जिससे 8 नंबर की बॉल गायब होती है, तो ये लोग 8 नंबर की बॉल को ढूंढने लगते हैं कि तभी यहाँ अमेंडा को एक तिजोरी मिलती है और जिसे खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है। तो अमेंडा अलग अलग पासवर्ड ट्राई करने लगती है, लेकिन ये सेफ नहीं खुल पाती है। वहीं हम देखते हैं कि एक एक करके रूम का फ्लोर नीचे गिर रहा होता है। इसी बीच जोई को दीवार पर एक स्लाइडिंग पजल दिखाई देती है। जोई इस पजल को सुलझा लेती है, जिससे उसे इस तिजोरी का कोड मिल जाता है। अमेंडा इस कोड को सेफ में डालती है, जिससे वो सेफ खुल जाती है और अमेंडा उस 8 नंबर की बॉल को निकाल लेती है। दरअसल ये 8 नंबर की बॉल ही उस दरवाजे का हैंडल होती है। अमेंडा इस बॉल को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि उसके दूसरी तरफ होता है, लेकिन तभी बॉल उसकी पॉकेट से निकलकर फ्लोर पर गिर जाती है। तो बॉल को उठाने के लिए अमेंडा फ्लोर पर कूद जाती है और जल्दी से बॉल उठाकर जेसन को दे देती है, लेकिन तभी उसके नीचे से फ्लोर गिर जाता है और अमेंडा उस केबल को पकड़कर लटक जाती है। अब अमेंडा फ्लोर से बहुत ही ऊंचाई पर लटकी होती है और यहाँ से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, जिसके बाद अमेंडा की नीचे गिरने से मृत्यु हो जाती है। अब ये चारों इस रूम से बचकर निकल जाते हैं और नेक्स्ट रूम में पहुंच जाते हैं। ये रूम एक हॉस्पिटल की तरह होता है, जिसमें कि 6 बेड लगे होते हैं और हर एक बेड के ऊपर एक फाइल रखी होती है, जिनमें इन 6 लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये 6 लोग बहुत ही लकी पर्सन होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे खतरनाक एक्सीडेंट के अकेले सर्वाइवर होते हैं। इसलिए गेम मास्टर ने इन लोगों को एस्केप रूम के लिए चुना होता है, ताकि वो देख सके कि इनमें से भी सबसे लकी कौन है। यहाँ इस रूम में इन्हें हाथ की उंगलियों के कुछ एक्सरे मिलते हैं, जिन्हें देखकर बेन बताता है कि ये साइन लैंग्वेज है, जिसका मतलब था ईकेजी। तो ये लोग ईकेजी मशीन को ढूंढने लगते हैं और जेसन को ईकेजी मशीन मिल जाती है। अब इस रूम से निकलने के लिए इनके पास 5 मिनट का समय रहता है, और अगर टाइम खत्म होने से पहले ये लोग इस रूम से बाहर नहीं निकले तो यहाँ जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाएगी, जिससे कि इनकी मृत्यु हो सकती है। वहीं हम जोई को देखते हैं, जो इस रूम में सारे कैमरों को तोड़ रही होती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो गेम मास्टर के तरीके से गेम खेलेंगे तो यहाँ से वो लोग कभी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि गेम मास्टर ने एस्केप रूम्स को इसी तरह बनाया है। इसके बाद जेसन को देखते हैं, जो ईकेजी मशीन को लाकर बेन और माइक से कहता है कि अगर हम इस मशीन को अपने हार्ट से कनेक्ट करें और सही हार्ट रेट मिल जाए तो रूम का दरवाजा खुल जाएगा। अब सबसे पहले मशीन को बेन के हार्ट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन बेन की हार्ट रेट बहुत कम होती है। इसके बाद जेसन इसे माइक पर ट्राई करता है और तभी यहाँ के रेडियो से एक आवाज आती है, टेस्टिंग योर लिमिट, यानी अपनी हार्ट रेट को एक्सट्रीम तक पहुँचाना होगा। इसलिए जेसन माइक को कहता है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा, जिससे कि उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। जिसके बाद जेसन माइक को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे माइक की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इससे दरवाजा तो नहीं खुलता है, लेकिन माइक की वही मृत्यु हो जाती है और अब बस ये 3 लोग ही बचे होते हैं। अब यहाँ जेसन को पता चल जाता है कि हार्ट रेट को बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है। तो जेसन अपने हार्ट को ईकेजी मशीन से कनेक्ट करता है और अपने आप को शांत कर देता है, जिससे धीरे धीरे उसकी हार्ट रेट कम होने लगती है। अब टाइम खत्म होने की वजह से यहाँ जहरीली गैस निकलना भी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है। बेन और जेसन दरवाजे से नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं, लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो गेम मास्टर के रूल से चलेगी तो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो कुछ समय बाद जोई यहाँ जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं बेन और जेसन दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ बेन जेसन से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए माइक को मार दिया है, और उससे कहता है कि आज से कई साल पहले जब तुम्हारी नाव समुद्र में पलट गई थी और तुम और तुम्हारे दोस्त के पास सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट थी, तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त को भी मार दिया होगा। तो यहाँ जेसन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अब इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो ये दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं कि तभी इन्हें रूम के बीचों बीच एक हैंडल मिलता है। तो ये दोनों उस हैंडल को घुमाने लगते हैं, जिससे वो ढक्कन खुल जाता है और तभी इन्हें पता चलता है कि ढक्कन के ऊपर से इनके हाथ पर एक ड्रग्स लग चुका है, जिसकी वजह से इन दोनों को इल्यूजन होना शुरू हो जाता है। तभी ये दोनों ढक्कन पर लिखा हुआ देखते हैं कि इस ड्रग्स का एंटीडोट इसी रूम में उपलब्ध है। तो ये दोनों एंटीडोट ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बेन को वो एंटीडोट मिल जाता है, लेकिन जेसन एंटीडोट को लेने के लिए बेन पर हमला कर देता है। वहीं बेन जेसन से किसी तरह बचकर वो एंटीडोट अपने आप को लगा लेता है और इस रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन जेसन की यही
यहीं मृत्यु हो जाती है। अब हम जोई को देखते हैं जो उसी रूम में पड़ी होती है। तभी वहाँ उस रूम को फिक्स करने के लिए दो लोग आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ होता है, पर तभी चुपके से जोई खड़ी हो जाती है जो कि अभी मरी नहीं थी, क्योंकि उस जहरीली गैस से बचने के लिए जोई ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था और वो बस यहाँ मरने का नाटक कर रही थी। इसके बाद जोई उन दोनों पर हमला कर देती है। अब हम बेन को देखते हैं जो नेक्स्ट रूम में पहुंच गया होता है। ये मूवी का वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस रूम से निकलने के लिए बेन को एक कोड की जरूरत होती है जिसे वो इस रूम में ढूंढने लगता है और यहाँ इसे कोड का एक क्लू मिल जाता है। दरअसल यहाँ पर कुछ तस्वीरें होती हैं जो घड़ी की सुई की तरह इशारा कर रही होती हैं। इससे बेन को वो कोड मिल जाता है और इसे वो उस दरवाजे पर लगा देता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और बेन उस रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ वो एक आदमी से मिलता है जो गेम मास्टर होता है। अब यहाँ गेम मास्टर बेन को बताने लगता है कि वो हर साल इसी तरह का गेम बनाते हैं और अलग अलग तरह के लोगों को इस गेम में शामिल करते हैं। और वो बताने लगता है कि इस गेम पर बड़े बड़े अमीर आदमी बेट लगाते हैं और जिस पर वो बेट लगाते हैं अगर वही बंदा जीत जाता है तो वो आदमी इस गेम से बहुत सारा पैसा कमा लेता है। यहाँ बेन को लगता है कि वो इस गेम को जीत गया है तो वो अब घर जा सकता है, लेकिन गेम मास्टर बेन के ऊपर हमला कर देता है और बेन को चौक करने लगता है कि तभी जोई पीछे से वहाँ आ जाती है और गेम मास्टर पर गोली चला देती है। लेकिन गेम मास्टर फिर भी नहीं मरा होता है और वो जोई पर हमला कर देता है। वहीं जोई और बेन मिलकर गेम मास्टर को मार देते हैं। बेन यहाँ बुरी तरह घायल हो गया था तो जोई उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। लेकिन कुछ दिन बाद जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो पुलिस और डिटेक्टिव के साथ उस बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ पुलिस को कुछ नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ से सारे सबूत मिटा दिए गए होते हैं। जोई और बेन पुलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों की किसी बात पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि यहाँ पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था। तभी यहाँ जोई रूम की दीवार पर उस नाम को देखती है जो उसने सारे रूम्स में देखा था। दरअसल ये कोई नाम नहीं था बल्कि एक कोड वर्ड था जिसका मतलब होता है नो वे आउट, मतलब इस गेम से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, यानी कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। फिर हम 6 महीने बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ बेन और जोई एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जोई बेन को एक फाइल दिखाती है जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगी होती हैं। दरअसल इन कटिंग्स में उन 4 लोगों के बारे में लिखा हुआ था जो बेन और जोई के साथ एस्केप रूम में थे। इन कटिंग्स में चारों की मौत को एक्सीडेंट बताया होता है जो कि एक झूठ होता है। जोई बेन को बताती है कि उसे पता चल गया है कि अगला गेम कहाँ होने वाला है, तो इस कंपनी को एक्सपोज करने के लिए जोई बेन को साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ बेन जोई के साथ मैनहट्टन चलने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैनहट्टन सिटी को देखते हैं जहाँ अगले एस्केप रूम को तैयार किया जा रहा होता है। दरअसल गेम मास्टर ने प्लेन को ही एस्केप रूम बना दिया होता है जिससे कि बेन और जोई मैनहट्टन आने वाले होते हैं और इसके बाद ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।